हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एस के सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम TGT PGT एग्जाम 2025 के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं, जो अपने आप में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम आज जो अध्ययन करने वाले हैं, जो टेस्ट एवं मेजरमेंट, शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। और मेरा जो टैग लाइन है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। वनली फॉर पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। अगर इस दृष्टिकोण से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आइए समय न गंवाते हुए हम आज डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि लंबी कूद में मुख्य रूप से कितने कौशल हैं? कितने कौशल हैं? जो लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप में कितने कौशल हैं? तो उसके जो सही उत्तर है 4 कौशल है। और चारों कौशल का यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है। जैसे पहला है अप्रोच रन, दूसरा टेक ऑफ जिसको उछलना बोलते हैं। अप्रोच रन मतलब दौड़ कर आना, टेक ऑफ मतलब उछलना। और जो है पोजीशन इन एयर मतलब हवा में एक जो एथलीट की स्थिति क्या होती है। और लैंडिंग इन द पिच यानी जो पिच में गिरना। आइए हम इसको एक फिगर के भी द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे ये क्रम पूछता है कि किस क्रम में जो लंबी कूद में जो खिलाड़ियों के कौशल होते हैं, तो मैं कौशल को क्रम से सजा दिया है। और 4 कौशल होते हैं और इनको हम देखेंगे कि फिगर है, आप देखेंगे कि यहाँ पे दौड़ करके आ रहा, टेक ऑफ ले रहा है और एयर मतलब हवा की स्थिति में है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो गिर रहा है वो लैंडिंग पीठ में गिर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये पीठ में गिर रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उछाल मारा और ये गया और यहाँ पे गिर गया, लैंडिंग पीठ। तो चारों स्थितियों को हम यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किए। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये सब क्या है, तीसरा है। और ये अगर गिरेगा तो यहाँ पे चौथा स्थिति है। तो चारों स्थिति को हवा में हम दर्शाने का प्रयास किए हैं। तो नेक्स्ट और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, एक प्रश्न जो हमने दिया था, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक, मैं बताऊं कैसे मिस्टेक हो गया। हम कह नहीं सकते हैं कि जीव मिल्खा सिंह संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है जीव मिल्खा सिंह। और गलती से हमने पोलो लगा दिया था, तो सभी के मैंने इसके लिए भाई सॉरी, और मैं अपनी गलती पे मत शर्मिंदा हूँ। ऑप्शन बी सही है, गोल्फ से, यानी जीव मिल्खा सिंह संबंधित है। तो ये है गोल्फ से। हालांकि मैं लिखा भी था, देखिए, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड्स गोल्फ से संबंधित हैं। हमने पोलो बोल दिया था, ये गोल्फ से संबंधित है। और राइडर कप, वाकर कप, बोगी शब्द, आयरन शब्द, ये सभी गोल्फ से रिलेटेड है। और स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वह गोल्फ है। अगर प्रश्न आता है कि गोल्फ राष्ट्रीय खेल किस देश का है, तो स्कॉटलैंड का यह गोल्फ है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का सबसे सफल खेल, यानी राष्ट्रमंडल खेल में सबसे सफल खेल का मतलब है कि सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला या सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाला कौन सा खेल है। जिस तरह से हम देखेंगे, हॉकी ओलंपिक में सबसे अधिक अगर पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई प्राप्त किया है तो हॉकी प्राप्त किया है। हॉकी भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक अगर हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला कोई देश है तो भारत है। 8 मेडल हॉकी में प्राप्त किया है। उसी तरह से राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल खेल कौन सा रहा, तो निशानेबाजी। मैं आपको ये भी बता दिया हूं कि सबसे अधिक अगर राजीव गांधी, जिसको हम बोलते हैं कि मेजर ध्यानचंद, जो खेल रत्न से पुरस्कार जो सबसे अधिक अगर किसी खेल को प्राप्त हुआ है तो उसमें निशानेबाजी, यानी समझिए कि 9 बार, यानी 9 बार समझिए कि निशानेबाजी का खिलाड़ियों का चयन मेजर ध्यानचंद, यानी उस पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, तो 9 बार उसका चयन किया गया है। सबसे अधिक अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया गया है तो निशानेबाजी में दिया गया है। प्यास लग गई है क्योंकि इसमें नवरात्र चल रहा है। उसमें यहां देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस नंबर के जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर्ड कर दिया गया है।
अब कोई खिलाड़ी उस नंबर की जर्सी को नहीं पहन सकता है। यानी जो खिलाड़ी हैं वो रिटायर्ड तो हुए ही, लेकिन जो वो जिस नंबर की वो जर्सी पहनते थे उस नंबर के जर्सी को भी रिटायर्ड कर दिया गया। यानी अब कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी उस नंबर की जर्सी नहीं पहन सकता है। इसमें कौन सा नंबर हो सकता है? सही उत्तर ए है, 7 और 10 नंबर की जर्सी को अब कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता। किसका था? 7 नंबर का जो खिलाड़ी थे जर्सी पहनते थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे, और 10 नंबर वाला वो सचिन तेंदुलकर थे। दोनों लोग ये क्रिकेट जगत से संन्यास ले चुके हैं, और इनकी जो जर्सी भी था वो भी संन्यास ले चुका है। अब कोई भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी इस नंबर की जर्सी को नहीं पहन करके खेल सकता। तो 7 नंबर और 10 नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय राशिद अनवर पहलवान 1934 में। बीच में प्रश्न मिस्टेक से आ गया था, उसी के क्रम में था, लेकिन देखिए राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहला पदक जीतने वाले अगर की बात किया जाए तो राशिद अनवर है। जिस तरह से ओलंपिक में अगर व्यक्तिगत अगर पदक की बात आती है तो केडी जाधव पहलवानी में उनको प्राप्त हुआ है, और यहाँ भी पहलवान ही है। तो यहाँ पे देखेंगे राशिद अनवर जी पहलवान ने 1934 में पहला पदक, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह धावक थे। 1958 में गोल्ड मेडलिस्ट राष्ट्रमंडल में सबसे पहले जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन की अधिकता से गुर्दे में पथरी बन सकती है? किडनी में। यानी किस विटामिन की अधिकता से गुर्दे में पथरी बन सकती है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, और विटामिन सी भी है। यानी विटामिन सी की अधिकता के कारण आपके गुर्दे में पथरी स्टोन बन सकता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। आइए यहाँ पे, हृदय में कितने चेंबर होते हैं आप जान सकते हैं? हृदय में 4 चेंबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। बहुत सारे बच्चे हमारे जानते हैं, बड़े भाई हमारे जानते हैं, छोटे भाई हमारे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नए नए बच्चे आते हैं वो नहीं जान पाते। इसलिए मैंने इसका दाया आलिन जिसको हम बोलते हैं राइट आर्टियम, बाया आलिन जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम, और दाया नीला जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और बाया नीला मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चेंबर हैं। ये चारों चेंबर हार्ट के चारों चेंबरों का नाम है। आइए हम इसको फिगर से भी कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने एक हार्ट का एक पिक रखा हूं, देखिएगा। ये देखिए, ये जो है एक चेंबर है जिसको हम बोलते हैं राइट आर्टियम, और ये एक चेंबर आप देख सकते हैं नीला में, इसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल। और ये आपका एक चेंबर है, आप देखेंगे ये वाल है, और ये एक चेंबर है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्टियम, और ये जो एक चेंबर है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हृदय में 4 चेंबर होते हैं, और चारों चेंबरों का नाम आपको मैंने बताया और कहां पे हैं। अभी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आज हम आपको बताने वाले हैं, ताकि यहां से कहीं कोई दिक्कत आपको न आए। हृदय में अशुद्ध रक्त जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, सबसे पहले किस चेंबर में पहुंचता है? यानी हम कह सकते हैं जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर से, सबसे पहले हार्ट के 4 चेंबर है, उस 4 चेंबर में किस चेंबर में पहले पहुंचता है? तो उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं दाया आलिन राइट आर्टियम में अशुद्ध ब्लड, चाहे सुपीरियर वेना कावा से या इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से, यानी हम कह सकते हैं कि राइट आर्टियम में पहुंचने का काम करता है। यहाँ पे एक देखिए, अशुद्ध रक्त जो हम कह सकते हैं इंफीरियर वेना कावा एवं सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट आर्टियम में पहुंचता है। अगर देखते हैं इसका भी फिगर होगा तो मैं आपको समझाता हूं। हाँ है, 1 मिनट, आप पहले इसको अब एक चीज और देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम फंस जाते हैं। शुद्ध रक्त जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें बहता है? यानी शुद्ध रक्त किसमें बहता है? ये 4 ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरी
इनमें से कोई नहीं या सभी में किस में बहता है? तो यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा, जो शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। अभी मैं क्लियर करूंगा और भी। तो यहां पे देखिएगा, फुफ्फुसी शिरा जिसको हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ऑप्शन ए, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। शिराओं में नहीं, फुफ्फुसी धमनी में नहीं। देखिए धमनी है ना, तो धमनी की बात अलग है, यहाँ पे शिरा की बात अलग है। तो यहाँ कह रहा है किसमें यानी शुद्ध रक्त बहता है? ये धमनी में। मैंने बताया एक चीज और बता दें कि जो शिरा होता है, शिरा जिसको वेन्स बोलते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और जिसमें धमनी होती है, धमनी जिसको हम बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, पल्मोनरी वेन्स में, वेन्स यानी जो है फुफ्फुसी शिरा में क्या होता है? शुद्ध, और फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध, यानी हम पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध और इसमें क्या होता है? शुद्ध। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप धमनी और शिरा का भी समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया, जो 4 चेंबर है आप देखेंगे, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिएगा, ये जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और ये जो होता है समझिए, ये होता है सुपीरियर वेना कावा। मतलब सुपर मतलब ऊपर से आ रहा है नीचे, और इंफीरियर मतलब नीचे से जा रहा है ऊपर। अरे यहां से भी अशुद्ध रक्त आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे एक जगह दिया गया ना, इसमें आ रहा है। और यहां से भी जा रहा है, यहाँ पे एक जगह दिया है, यहां आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये आ रहा है ब्लड, और इसमें पूरा भर जा रहा है, यहाँ पे भर जा रहा है। और यहाँ पे एक वाल्व लगा है जिसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टियम के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है, यहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं। ये जब खुलता है, जैसे भर जाता है तो खुलता है, तो फिर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं अशुद्ध रक्त सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से सबसे पहले राइट आर्टियम में पहुंचता है, यहां पे पहुंचता है, राइट आर्टियम में पहुंचता है। उसके बाद ट्राइकास्पिड वाल्व जैसे खुलता है तो ये पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के माध्यम से समझिए कि यहाँ पे पहुंचता है, जिसको हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। यहाँ पे भी एक वाल्व बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलते हैं हम ट्राइकास्पिड वाल्व। समझ में आएगा? पल्मोनरी वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। तो इस वाल्व के माध्यम से देखिए, इस वाल्व के माध्यम से इधर और इस वाल्व के माध्यम से इधर, और यहाँ पे होता है आपका लंग्स, यहाँ पे होता है आपका लंग्स, यहाँ पे भी होता है आपका लंग्स, यहाँ पे जिसको बोलते हैं फेफड़ा। तो इसमें आता है ब्लड, अशुद्ध रक्त इसमें भी आता है, यहाँ पे आता है, और इसमें ऑक्सीकृत होकर के, माने ऑक्सीजन में मिल करके पुनः ये जाता है। इसमें देखिए ये बनाया है तीर, यहाँ पे जाता है और पुनः इसमें ये आता है और ये आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी देखिए अंदरवा भाई यहाँ आ जाता है, ये अंदर यहाँ पे आते देखिए, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद यहाँ एक वाल्व है जिसको हम मिट्रियल वाल्व बोलते हैं, ये खुलता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से समझिए यह लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो ऑर्टिक वाल्व है, यहाँ पे वार्टिक वाल्व है, यहाँ पे खुलता है, और यहाँ पे अंदर देखिएगा, ये ओर्टा के माध्यम से पूरे शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त पूरे शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से यह एक चक्र है हार्ट का, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से यह ब्लड, यह राइट आर्टियम में, उसके बाद वेंट्रिकल में, उसके बाद आपका लेफ्ट आर्टियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से ओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में
ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड यानी हम कह सकते हैं शुद्ध रक्त प्रवाहित होने लगता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज देखिए यहाँ पे प्रश्न आता है, फुफ्फुसी शिरा जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इसमें क्या बढ़ता है? शुद्ध रक्त। ये बहुत मतलब आपको समझने की बात है, यहां पे समझिए। देखिए पल्मोनरी वेन्स जिसको बोलते हैं शुद्ध रक्त, यानी फुफ्फुसी शिरा में कौन सा ब्लड बहता है? तो शुद्ध रक्त। और धमनी जिसको मैंने बोला, जिसको आर्टरी बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। मैं शिरा की बात कर दिया, तो शिरा कौन सी है? फुफ्फुसी शिरा जिसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, इसमें भी शुद्ध, यानी हम कह सकते हैं इन दोनों में शुद्ध रक्त बहता है। शिराओं जिसको वेन्स बोलते हैं, वेन्स में अशुद्ध, यानी हम कह सकते हैं इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें हमने लिखा है अशुद्ध। और फुफ्फुसी धमनी पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध। तो आपने देखा कि इन दोनों में अशुद्ध रक्त और इन दोनों में शुद्ध रक्त। मैंने आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो है पल्मोनरी वेन्स और आर्टरी और फिर पल्मोनरी आपका आर्टरी, ये सारे में क्या अशुद्ध और कहाँ शुद्ध बहता है। तो इन दोनों में शुद्ध और इन दोनों में क्या है? अशुद्ध। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें बहता है। एक और प्रश्न आता है, देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में हृदय का औसतन भार कितना होता है? यानी जो हार्ट जो है उसका वजन क्या होता है? ये सारे जितने भी प्रश्न अगर आपको एनाटॉमी से रिलेटेड है, बॉडी सिस्टम से, ये सभी इंटर जो बायोलॉजी रमेश गुप्ता जी का बहुत अच्छा बुक है और उनके मतलब बहुत अच्छे राइटर के नाम में से जाना जाता है रमेश गुप्ता, उन स्रोत उन्हीं से मैं लिया हूं। ये 300 ग्राम, ये 300 ग्राम, यानी एक औसतन व्यक्ति का जो हृदय का भार होता है वो 300 ग्राम होता है। 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। मैंने लिख दिया स्रोत रमेश गुप्ता जीव विज्ञान। जो मैं एनाटॉमी से रिलेटेड आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये सारे रमेश गुप्ता इंटर का जो एक मोटी वाली बुक जब हम लोग पढ़े थे, मैं उस समय का भी बुक रखा हूं और उसी से मैं अध्ययन करके ये सारे प्रश्न बनाए हैं। यहाँ पे देखिएगा, हृदय का चक्र जो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, तो अगर 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 60 से अगर 75 का भाग दे देंगे तो 0.8 सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं कि 0.8 सेकेंड में एक बार धड़क जाता है। 0.8 सेकेंड में एक बार धड़क जाता है। तो ये एक बार का टाइमिंग पूछेगा तो 0.8 सेकेंड। और हृदय की जो स्पंदन की दर लगभग 75 प्रति मिनट होता है, यानी 1 मिनट में वो 75 बार धड़कता है। इसीलिए 60/75 0.8 आ गया, 75 बार। हृदय प्रति मिनट में 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो प्यूरिफाई कर देता है। 5 से 6 लीटर ब्लड को क्या कर सकता है? पंप करता है कितने में? 1 मिनट में, 1 मिनट में। और हृदय 50 वर्ष के औसत जीवन काल की अगर बात करें तो 13 करोड़ रक्त वो पंप करता है। यानी एक व्यक्ति का जो हार्ट होता है, एवरेज 50 साल की हमने बात किया है, तो 13 करोड़ लीटर रक्त वो हार्ट आपका पंप करता है। बताइए, जिसको हमने नहीं बनाया है। एक प्रश्न और पूछता है कि हृदय की दीवार निम्नलिखित 3 परत है, यानी हम कह सकते हैं हृदय की जो दीवारें होती हैं वो कितनी परतों में विभाजित है? तो 3, इसको पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, ये 3 परतें हैं और तीनों को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जो ये है आपका ये सबसे बाहरी बार जो वाला है, इसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, जिसको बोलते हैं ये इंडो, नहीं 1 मिनट, सॉरी, ये अंदर वाला इंडोकार्डियम, ये अंदर का है। और ये जो क्या है आपका, ये बाहर का है, जिसको हम बोलते हैं ये आपका पेरिकार्डियम। और बीच वाला जो है आपका, ये बीच वाला जो ये रेड वाला दिख रहे हैं आप, रेड वाला, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। और ये क्या है? पेरिकार्डियम। और ये है आपका इंडोकार्डियम। ये सबसे अंदर का भाग है, ये इसको काट करके निकाला गया है। यानी हम कह सकते हैं पेरिकार्डियम जो है
वो बाहर का भाग है, ये बीच का भाग है, और ये क्या है, इंडो मतलब ये अंदर का भाग है। तो 3 परत में हृदय का जो दीवार बनाया गया है। नेक्स्ट, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है, ऐच्छिक होती है या अनैच्छिक होती है? तो स्वाभाविक है ये अनैच्छिक होती है, क्योंकि मेरी इच्छा के हिसाब से वो नहीं चलती है, वो अपनी इच्छा से चलती है। तो हृदय की जो मांसपेशियां है वो क्या होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। और हृदय की मांसपेशी जिसको मायोकार्डियम अनैच्छिक होती है, यानी आप इन्हें जानबूझकर नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपने आप धड़कती है, अपने आप ही बंद हो जाती है। अब बंद हो जाती है तो आदमी भी बंद हो जाता है। और नेक्स्ट, पेशी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो पेशी विज्ञान के जनक के रूप में हम अरस्तु को कहते हैं। ये आपके सामने अरस्तु है, ये पेशी विज्ञान के जनक है। पेशी विज्ञान जिसको हम किन्सियोलॉजी बोलते हैं के जनक अरस्तु को माना जाता है। पेशी विज्ञान या किन्सियोलॉजी हम कह सकते हैं, एक ही चीजें हैं, अरस्तु हैं इसके जनक, फादर ऑफ। नेक्स्ट चलते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का? तो ऑप्शन डी सही है। ये विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरॉल। मैं कुछ यहाँ पे बताया हूँ ये का क्या है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पे भाई जो 3 बचे हैं इनका भी हमने यहाँ पे डिटेल बता दिया, लेकिन डी का पूछ रहा है तो कैल्सीफेरॉल है। यानी विटामिन से भी अगर कहीं क्वेश्चन आए भाई तो आप फंसे नहीं। मैं ये इस कॉन्सेप्ट पे, विटामिन के का जो है फाइलोक्विनोन है जिसको हम बोल सकते हैं, विटामिन सी का है टोकोफेरॉल है, और बाकी का भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि समय के हिसाब से। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप नोट्स के रूप में रखना चाहते हैं तो ये कई पैराग्राफ में सारे का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है, जिससे आपको सरलता से एक जगह आपको मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं, किसके मापन के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसके मापन के लिए स्पायरोमीटर की? तो ये ऑप्शन सी सही है, जैविक क्षमता। फेफड़ा वाला हो, अब स्पायरोमीटर का प्रयोग फेफड़े की कार्य क्षमता, जैसे फेफड़े में हवा की मात्रा, सांस लेने छोड़ने की गति को मापने के लिए किया जाता है। और बहुत जल्द ही अगर हमारे टेलीग्राम लिंक पे अगर आप जुड़ते हैं तो मैं उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, और बहुत जल्दी 6 सेट का मैं एक पीडीएफ बुक तैयार कर रहा हूं जो बहुत ही मतलब सुंदर है, उत्तर के साथ। आप उसे कुछ ही पैसे दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं उस बुक को तैयार कर रहा हूं, इसलिए कुछ पैसे जरूर मैं रखूंगा, जिससे आपको भी लगे हमने पैसा दे करके खरीदा है और हमें उसको पढ़ना चाहिए। सारे का बेस्ट एकदम डायग्राम के साथ पीडीएफ बुक तैयार हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। हमको लगता है 4 से 5 दिन में वो आ जाएगा। और आप टेलीग्राम पे अगर जुड़ते हैं तो सारे चीज मैं उसके माध्यम से आपको दे दूंगा, और लिंक में टेलीग्राम का लिंक लगा रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेजर बीम का उपयोग होता है किसमें? ऑप्शन सी सही है, आंख की चिकित्सा में, यानी आंख की सर्जरी लेजर बीम से होता है। आज हालांकि बहुत सारी चीज हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से आंख की चिकित्सा लेजर का उपयोग जो लेक्स सर्जरी के द्वारा दृष्टि को सुधारने में किया जाता है। लेजर बीम का पूछने का जो आशय है वो आंख की चिकित्सा से संबंधित है। शारीरिक विकलांगता होती है तो संतुलित आहार के कारण, अगर किसी व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो उसमें शारीरिक विकलांगता आ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि 10 टीमों के डबल्स लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो ऑप्शन सी सही है आपका, 90 n नंबर ऑफ टीम, n-1 यानी 10, 10-1 बराबर 9, 10 × 9 बराबर 90 मैच खेले जाएंगे डबल लीग प्रणाली द्वारा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए, 10 दिया है भैया, वो 12 कर सकता है, 15 कर सकता है, 20 कर सकता है, जैसी उसकी इच्छा पूछने की। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो चाहे जिस विधि से पूछेगा वो आप यहाँ पे सरलता से बता सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि जिसको बोलते हैं फिक्सर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है? क्योंकि
किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं। तो बाई भी देने की स्थिति नहीं है और विषम और सम की कोई भी स्थिति नहीं है। उसको हम क्या देश कहते हैं, स्टेयरकेस, जिसको हम सीढ़ी टाइप में रहता है, पिक्चर सीढ़ी वाला पढ़े होंगे बीपीएड में, आप एमपीएड में पढ़े होंगे स्टेयरकेस। नेक्स्ट चलते हैं हम कि छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन बच्चों के ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के अच्छे स्रोत मांस, मछली, अंडे, दाल और फलियां में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। तो स्वाभाविक है, जान सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यहां भी मैं बता दिया, हो सकता है पूछ रहे। और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पूछता है अगर घुमा फिरा के भाई, तो जाने रहिए, दिमाग से एक बार गुजरा रहेगा तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई। तो एनसीटीई, ऑप्शन बी सही है, एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई, जिसे नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है। तो ट्रैक देखिए, लंबी कूद है, भाला फेंक है, मैराथन दौड़ है, पोल वॉल्ट है। बहुत सारे लोग पोल वॉल्ट को लगा देंगे, नहीं, देखिएगा, मैराथन जिसको हम बोलते हैं 42.195 किलोमीटर का मैराथन होता है। फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर का होता है, आप जान सकते हैं। तो ये जो होता है, दौड़ तो शुरू होता है रोड पे, लेकिन जो समापन होता है वो ट्रैक में ही होता है। समापन जो होता है वो ट्रैक में ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह ट्रैक की प्रतियोगिता है, मैराथन। लंबी दूरी की जो दौड़ है, हाफ मैराथन या फुल मैराथन, समापन तो भाई होना है फील्ड में ही, ट्रैक में ही। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो ऑप्शन ए सही है, अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक अरस्तु और रुडोल्फ ने परिभाषित किया था। अगर अरस्तु का नाम नहीं आता गलती से और रुडोल्फ का नाम आ जाता है तो रुडोल्फ पे आप मतलब ऑप्शन सही लगाएंगे। नेक्स्ट होते हैं, प्रतियोगिता के प्रकार है, यानी टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के प्रकार हैं। तो टूर्नामेंट के आपके 4 प्रकार है। हमने चारों प्रकार का नाम दिया, लीग टूर्नामेंट, नॉक आउट टूर्नामेंट और कम्युनिकेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। एक बच्चा ने कमेंट किया था कि भाई सर मतलब गेम के एम्पायर और निर्णायक और अधिकारी का एक वीडियो लेके आइए। तो उस पर भी मेरा काम ज़्यादा हो चुका है, हो सकता है सोमवार या मंगलवार को वो वीडियो आ जाएगा। छोटा वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट का होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कहते हैं, उस पुस्तक के लेखक, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये देखिए, एडवर्ड ली थर्नडाइक केवल पूछता है, लेकिन मैं पूरा नाम लिख दिया, कहीं पूछते तो गलत ना हो जाए। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो विलियम जेम्स है। पूछता है एजुकेशन साइकोलॉजी के लेखक, तो आप थर्नडाइक को लगा देंगे, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के कौन से हैं, तो विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान IGIPESS स्थित है। कहां पे यह स्थित है। तो ये आपका है ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली में, विकासपुरी नई दिल्ली में, स्थापना 1987 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। प्रयास, तो यहां पे देखेंगे यह आपका
जो एडवर्ड डी ली थानडाइक ने दिया, प्रयास एवं त्रुटि। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थानडाइक ने दिया था। उन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है थानडाइक को, और रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के थे। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, एनर्जी थ्योरी का प्रतिपादन किया था तो हर्बर्ट स्पेंसर ने खेल के अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत आपने दिया था। और दार्शनिक फ्रेडरिक वान शीलर ने सुझाव दिया था कि खेल मूलतः अतिरिक्त ऊर्जा का लक्ष्यहीन व्यय है। अगर कह दिया कि अतिरिक्त ऊर्जा, जो खेल अतिरिक्त ऊर्जा का लक्ष्यहीन व्यय है, किसने कहा? तो फ्रेडरिक वान शीलर ने कहा, इनका समर्थन किए थे और इन्होंने यह बात भी कही थी। नेक्स्ट, चित्त की वृत्ति निरोध का नाम ही योग है। किसने कहा? चित्त की वृत्ति निरोध का नाम ही योग है। किसने कहा था? तो महर्षि पतंजलि ने कहा था, और योग के जनक भी महर्षि पतंजलि को माना जाता है। देखिए हमें लिखे, योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। और योग शब्द संस्कृत की युज शब्द, युज से लिया गया, युज, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। युज का अर्थ होता है जोड़ना, जो संस्कृत के युज से लिया गया है, और युज से योग आपका बना है। कुछ योग से भी संबंधित क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाया। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, उसे जो मांगा जाए वह मिलता है। किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ऑप्शन सी सही है, संपूर्णानंद भास्कर जी का यह कथन है। और योग का शाब्दिक अर्थ होता है योग, और बैलों के कंधों पर रखने वाला, बैलों के कंधों पे रखने वाला। नेक्स्ट, योग में शुद्धि क्रिया के प्रकार है, तो शुद्धि क्रिया के प्रकार आपके 6 हैं, जिन्हें खष्टकर्म भी कहा जाता है। पहला एक धौती, दूसरा वस्ती, तीसरा नेति, त्राटक, नौली और कपाल भांति। ये 6 आपके शुद्धि क्रिया के अंग है या प्रकार हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, योग के कितने चरण हैं? तो योग के आपके 8 चरण है। योग के कितने चरण है? 8 चरण। राज योग के अंतर्गत अष्टांग योग के 8 अंग आते हैं। ये 8 चरण, और राज योग के जो अष्टांग है वो भी यही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। यानी योग के कितने चरण है? ये 8 चरण है। 8 चरण के आपके नाम सामने दिख रहा है। प्राणायाम के मुख्य घटक है, प्राणायाम के मुख्य घटक कितने हैं? तो ऑप्शन सी सही है, 3 है। जिसको पूरक, जिसको श्वास लेना, श्वास लेने को बोलते हैं पूरक। रेचक, श्वास को छोड़ना। और कुंभक, यानी श्वास को रोकना। यानी जैसे हम ले रहे हैं तो ये पूरक, रोक लिए तो कुंभक, और छोड़ दिए तो रेचक। ये तीनों है, पूछता आपने घुमा करके, तो आप इसको जानने का प्रयास करिए। नेक्स्ट, योग के प्रकार है, तो योग के प्रकार की बात करते 7 है। देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग इस पे अपना प्रयोग कर लीजिएगा। हमने बहुत सोच समझ करके इसको बनाया, कई जगह मैंने देखा, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया था उसमें हमने योग के प्रकार में हमने 7, और 7 का नाम कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग का हमने नोट्स बनाया था। हमने बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बनाया है, लेकिन एक बार अपने असर से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, किस खेल में कोहनी का चोट लगने की संभावना है? कोहनी का चोट लगने की संभावना है किसमें? टेनिस, बैडमिंटन, भार, यानी सब सही है। आप उपयुक्त सभी, यानी तीनों खेल में कोहनी की चोट लगने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कलाई की चोट संबंधित है। कलाई की चोट संबंधित है, तो बास्केटबॉल, टेनिस सर्विस और वॉलीबॉल की सर्विस, यानी ये भी आपका उपयुक्त सभी सही है। और घुटने की चोट धावक, बास्केटबॉल और फुटबॉल, इन तीनों गेम से घुटने की भी चोट लगने की संभावनाएं है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन एक साथ। ओलंपिया नगर की खुदाई की जिम्मेदारी आर्नेस्ट कार्टियक नामक पुरातत्ववेत्ता को कब दिया गया? यानी हम कह सकते हैं ओलंपिया शहर की खुदाई कब की गई?
तो 1875 सब जानते हैं। किसने किया था, तो मैंने लिख दिया कौन, अर्नेस्ट कास्टियस। तो 1875 आपका ऑप्शन ए उत्तर सही है। और आधुनिक ओलंपिक 16 दिन का होता है और प्राचीन ओलंपिक 5 दिन का होता था। इसकी भी मैंने एक बार चर्चा कर लिया ऐसे कि मतलब आप जान रहे हैं 16 दिन आधुनिक ओलंपिक और प्राचीन ओलंपिक 5 दिन। और 1875 में अर्नेस्ट कार्टियर को जो ओलंपिया नगर की खुदाई के लिए जिम्मेदारी दी गई थी वो पुरातत्ववेत्ता थे। स्नूकर में कुल गेंदों की संख्या होती है, ये देखिए स्नूकर का खेल है। स्नूकर में कुल गेंदों की संख्या होती है आपका 22, इसलिए ऑप्शन ये सही है। जिसमें 15 लाल और एक 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 और एक एक और एक और एक, यानी हम कह सकते हैं कि एक एक गेंद, यानी एक जो होता है पीला, हरा, भूरा 3, 4 नीला, 5 काला, 6 गुलाबी और 7 सफेद। तो 15 और प्लस 7 अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 22 गेंद हो जाएगा। इसलिए 15 लाल होता है, बाकी एक एक होता है, जिसका कलर भी हमने दे दिया है। तो 15 7 22, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न खेल सामग्रियों को घटते क्रम में सजाइए, यानी वजन के हिसाब से सबसे अधिक कौन सा वजन है। अगर मैं बात करूं तो गोला 700 आपका 207 किलो 260 ग्राम, डिस्कस 2 केजी और भाला है आपका 800। सब सीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, जब जूनियर भी लगाएंगे तो ऐसे ही वजन क्रम में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गोला, तो गोला यानी दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर। और उसके बाद क्या, डिस्कस, तो डिस्कस किस नंबर पे है, तो 1 नंबर पे। उसके बाद क्या है, भाला, तो भाला 3 नंबर पे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऐसे भी घुमा करके आपको दे सकता है। जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल खेल आधारित है। ऑप्शन ए सही है, कोर्फबॉल। जैसे ये कोर्फ देखिए, ये है ना, इसी में बलवा डाला जाता है, तो बास्केटबॉल में भी तो यही काम किया जाता है, इसी को बोलते हैं हम कोर्फबॉल। तो बास्केटबॉल से रिलेटेड ये गेम है जिसको हम कोर्फबॉल कहते हैं। नेटबॉल और कोर्फबॉल आधुनिक बास्केटबॉल खेल पर आधारित है और इंटरनेशनल कोर्फबॉल की स्थापना 1933 में हुई थी। इंटरनेशनल कोर्फबॉल की स्थापना 1933 में हुई थी। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमने दिया है पे। कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है, तो ड्राइविंग से रखती है। ड्राइविंग यानी कठिनाई की डिग्री ड्राइविंग या जिसको बोलते हैं गोताखोरी से संबंधित रखती है। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ हुआ, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में, तो ऑप्शन बी स्नूकर और बैडमिंटन जो है वो भारत से प्राप्त हुआ। स्नूकर जबलपुर और बैडमिंटन यह पूना, और आज अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में इसे जाना जाता है, बड़े चाव से खेला जाता है। तो ये आपका है। नेक्स्ट चलते हैं। लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहते हैं, इसका औसत जीवन काल क्या होता है, तो औसत जीवन काल जो होता है 120 दिन का। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, मैं नहीं कहूँ नहीं जानता, जानते हैं, एक बार हमने आपको रिकॉल किया है। और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, पूछ दिया, अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं। जो बड़ी बड़ी हड्डियां है ना, उसके बीच में जो जगहियां है उसी में ये लाल रक्त आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको बोन मैरो, इसको अस्थि मज्जा हिंदी में बोलते हैं। और ये शरीर का 95% रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी बड़की बड़ी की हड्डियां में शरीर का 95% रक्त कोशिका का निर्माण होता है। रक्त एक तरल टिश्यू है, जान लीजिए। नेक्स्ट, किस रोग को लाक्जा भी कहा जाता है, तो लाक्जा मतलब ये टेटनस को, लाक्जा टेटनस को कहा जाता है। देखते हैं, टेटनस जिसे लाक्जा भी कहा जाता है एक जीवाणु संक्रामक है जो आपकी गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों को लॉक कर देता है, वो आदमी मर जाता है। टेटनस की इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सोमवार को लेकर के आएंगे प्रमुख खेल के अंपायर और निर्णायक और अधिकारी।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।